हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई, जो सबसे पहला टॉपिक होगा, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल होगा वो यही है भाई, सिंपल, कि जो एसआई यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो क्या होगी। अगर हमसे कोई पूछे कि एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो कैसे बताओगे। पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, इतना तो समझ गया कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं किसी सरफेस से, वही होती थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ और होती थी। ठीक है, तो एसआई यूनिट कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने एक फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, अगर ध्यान दिए होगी तो क्या था, फॉर्मूला था ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यही फॉर्मूला था। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की एसआई यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यही तो एसआई यूनिट बन के आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। भाई देखो, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, सिंपल। फिर उन्होंने कहा कि 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हैं जो सरफेस को परपेंडिकुलरली चीरती हुई जा रही हैं, पास करती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उस सरफेस से, सीधी सी बात है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करती हैं सरफेस से, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स कहलाती हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 ही तो होगा। अरे भाई देखो, यहां पर इन्होंने कहा कि हमें एक सरफेस बनाना है। ठीक है, मान लो हमने एक सरफेस बना लिया, सरफेस हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, वो कितनी फील्ड लाइन पास कर रही हैं, वो नंबर कितनी है, 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं सरफेस से। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी है, कितना, ध्यान से, परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, यानी कुछ इस तरीके से। तो 3 नंबर ऑफ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग एक नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, हटा जाए, चलो 1 2 3 4 आ जाओ भाई। तो हम लोग एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक चार्ज Q है जो कि स्फेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ, तो एक चार्ज Q है जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, इसमें यही दिया है। वो कैसा सरफेस है, वो स्फेरिकल सरफेस है, गोला सा सरफेस है। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। अब अगर वो स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, अगर वो उस स्फेरिकल सरफेस का अगर रेडियस रिड्यूस करके आर से, जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस पहले आर है, फिर हमने कहा कि इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है आर, इसको रिड्यूस करके r/2 कर दो। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पहले रही होगी चार्ज से, क्या बाद में चेंज हो जाएगी। मतलब स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने चार्ज को इनक्लोज किया, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी चार्ज की वजह से, और अगर चार्ज की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसका मतलब उस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनेगा। तो वही कह रहा है कि जो चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या उसमें चेंज आएगा अगर हम स्फेरिकल सरफेस के रेडियस को r से घटा करके r/2 कर दे, और ये वो स्फेरिकल सरफेस है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज था। ठीक है, यही तो दिया है। जैसे यहां पे देखो, हमने कहा कि देखो ये हमारा चार्ज है, ठीक है, ये हमारा चार्ज है, ठीक, यही है। इन्होंने कहा कि चार्ज के अंदर, किसके अंदर है, किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर ये इनक्लोज है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, देखो इस चार्ज को मैं फिर से बना देता हूं, यहां मान लो ऐसे, ये कैपिटल Q ऐसे दिया गया है। ठीक है, इनक्लोज है अंदर। फिर हमने कहा कि देखो इस चार्ज की वजह से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, मान लो कुछ इधर जा रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरफ जा रहेंगी, मतलब कई सारी ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो इस सरफेस के थ्रू क्या करेंगी, इस सरफेस के थ्रू निकलेंगी। ये तो सही बात है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलना आता है सरफेस के थ्रू, वो तो निकलेंगी, उसमें कोई शक तो है नहीं, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगी। अब सुनो, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक। फिर हमने कहा कि अब क्या, हमने कहा कि जो स्फेरिकल सरफेस के अंदर इंक्लोज है चार्ज, इस स्फेरिकल सरफेस को रिड्यूस कर दो, ठीक है, यानी कि इस स्फेरिकल सरफेस के रेडियस को r से r/2 कर दो, तो इसका मतलब स्फेरिकल सरफेस या फिर जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो है साइज घट जाएगी, यानी अब ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से छोटा सा स्फीयर दिखेगा, ठीक है। अच्छा क्या बताओ, देखो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बड़े वाले स्फेरिकल सरफेस से निकल रही हैं, उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस छोटे वाले स्फेरिकल सरफेस से भी तो निकल रही हैं। चलो मान लिया कि जो पहला वाला स्फीयर है, मैंने कहा चलो भाई पहले वाले स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है, जो पहले वाले सरफेस का, पहले वाले स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है, तुमने कहा चलो मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है, मान लिया, और दूसरा वाला जो रिड्यूस कर दिया मैंने रेडियस r/2, उस वाले स्फेरिकल सरफेस का रेडियस क्या है, r/2 है, ठीक है, ये देखो ये यहां से यहां, तो ये तो मान लेते हैं कि हमने r/2 मान लिया, ठीक है, यानी कि रेडियस जो है घट गया है, r से r/2 हो गया है। अब जब अगर रेडियस यहां पर घट गया, r से r/2 हो गया, तो इन्होंने वही कहा कि क्या फ्लक्स में चेंज आ रहा है। देखो फ्लक्स में चेंज कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा। अरे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इस बड़े वाले स्फेरिकल सरफेस से निकल रही हैं, उतनी ही जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बड़े वाले स्फेरिकल सरफेस से निकल रही हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस छोटे वाले स्फेरिकल सरफेस से भी तो निकल रही हैं। अब अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों स्फेरिकल सरफेसेस से निकल रही हैं, तो सेम नंबर ऑफ फ्लक्स भी तो निकलेगा दोनों सरफेसेस से। इसका मतलब यहां पर क्या बोलोगे, नो चेंज इन फ्लक्स आफ्टर रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, यानी कोई चेंज नहीं आएगा फ्लक्स में, भले ही हम रेडियस को घटा दे, इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस अगर हम घटा दें, तो यहां क्या होगा, आंसर में आएगा नो चेंज इन फ्लक्स। क्या आएगा भाई, यहां आएगा नो चेंज इन फ्लक्स, सिंपल सी कहानी। तो ये यहां पे इसना और कुछ था नहीं कि मतलब सिंपल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना था, कैसे हम लोग इसको समझा सकते हैं। तो ये था हमारा कि रेडियस की चीजों को हम लोग कैसे यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर, ठीक है। अच्छा देखो गॉस लॉ में थोड़ा सा बता देता हूं, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स में कि गॉस लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा कि इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, इसी का यूज करके हम लोग क्या देखते थे, थोड़ा सा देख ले रहे हैं, उसके बाद गॉस लॉ के ऊपर हम लोग एक अच्छा सा लेक्चर लाएंगे पूरा, ठीक है। देखो तो उन्होंने कहा जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इन्होंने हमसे कहा कि कोई एक क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में कोई एक चार्ज है, तो जो नेट फ्लक्स निकलता था वो कितना होता था, जो नेट फ्लक्स निकलता था इस इनक्लोज्ड सरफेस से, ठीक है, जो नेट फ्लक्स निकलता था, ठीक है, इस इनक्लोज्ड सरफेस से वो कितना होता था, वो होता था Q/ε0, ठीक है। देखो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे तभी ये गॉस लॉ समझ में आता है। तो गॉस लॉ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम लोग गॉस लॉ को समझ सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ठीक है। जैसे कोई पूछ ले कि ये बताओ, इन्होंने कहा कि मान लो हमारा एरिया वेक्टर, भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्होंने कहा कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, ये हम सबको पता है, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला है EA cos थीटा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लो जो सरफेस, जिस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, कोई भी सरफेस है, तो उन्होंने कहा कि मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, इन्होंने कहा कि एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का एंगल, अगर इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का एंगल अगर हम मान लेते हैं 180 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों
क्वांटिटीज के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो नेट फ्लक्स कितना आएगा। अगर इन्होंने पूछा कि बताओ नेट फ्लक्स कितना आएगा इस कंडीशन में, तो क्या बताओगे? नेट फ्लक्स कितना आएगा भैया? अरे भाई थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, तो यहां लिख दोगे E इंटू ए इंटू कॉस 180। ठीक है, cos 180, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था -1 होती है। तो अगर ऐसा कहीं केस दिख जाए और इन्होंने कहा कि लेट अस सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही सरफेस से वो E है और एरिया वेक्टर सरफेस का A है, तो उस कंडीशन में और एंगल अगर 180 डिग्री है, तो उस कंडीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? cos 180 की वैल्यू -1, यानी E है इंटू -1, तो यहां हो जाएगा -EA। तो ये सिंपल सी कहानी एक आएगी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी अगर एंगल 180 डिग्री है वो होगी -EA। ठीक है, हो गया, हटा जाए। अब जैसे मान लो एक और कंडीशन दे दे कि भाई अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, एरिया वेक्टर की वैल्यू A है, और जो cos थीटा में जो थीटा है, जो एंगल है E और A के बीच का, अगर वो 0 डिग्री दे दे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो जाएगी? वो भी सोचने को, हटा जाए इसे, हटाएं। चलो जैसे मान लो यहाँ इन्होंने कहा कि हमें फिर से वही कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जो हमारी एरिया वेक्टर है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमें दे दिया जाए कितना? 0 डिग्री। यहां पर हमने कितना लिया था? यहां पर कितना लिया था हम लोगों ने एंगल? एक जो भी पिछला सवाल हम लोगों ने देखा, कहां गया भाई? इस पेज पे था क्या? अब हम लोगों ने 180 लिया था, हाँ 180 लिया था, हाँ। तो वहीं पे कह रहे हैं कि वहां पर हम ई में क्या ले रहे हैं? वहां पर हम 0 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए, एरिया वेक्टर ए है और दोनों क्वांटिटीज के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो यहां पर जो नेट फ्लक्स आएगी वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी यहां पर जो नेट फ्लक्स निकल करके आएगा वो कितना जाएगा? E इंटू ए। कितना जाएगा भाई? E इंटू ए। नोट करो भाई से। तो यहां पर हमने देखा जो हमारा नेट फ्लक्स निकल करके आया वो E इंटू ए आया। तो देखो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ये तो थोड़ा सा बेसिक सा टॉपिक था क्योंकि हमें गॉस लॉ आगे पढ़ना था, तो उसके लिए जरूरी था। तो नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे गॉस लॉ की, और इसके ऊपर भी अच्छे न्यूमेरिकल बाद के लेक्चर्स में आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।